Good morning students, welcomes you all in the RBS Institute of Nursing नीमच। myself रोहित और आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस एंड देयर मैनेजमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन द चिल्ड्रंस कैन नॉट एडजस्ट अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट अराउंड देम एंड दे बिकम unable to behave in the socially acceptable ways, resulting in exhibition of peculiar behavior, and this is called as behavioral problems। क्या होता है कि जब बच्चा कोई कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में होता है और वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो कुछ इस टाइप का बिहेव शो करता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो हमको ऐसा लगता है कि हम आइडेंटिफाई इसको करते हैं कि कहीं उसको कोई ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई उसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो सबसे पहला जो हम कॉज उस पर देखते हैं, सबसे पहला जो कॉज है वो है फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। अगर उसके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो गलत है या अच्छे बिहेव नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, तो उस टाइप से वो बच्चे को भी वो उसी तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो भी सोशली उन्हीं की तरह बिहेव करता है जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता। दूसरा कॉज हम देखते हैं इनएडिक्वेट फैमिली इन्वायरमेंट। अगर उसको फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता है, वो प्रॉपर नहीं मिलता है, तो उसको कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती हैं। तीसरा जो कॉज हम देखते हैं उसमें वो देखते हैं कि मेंटली एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप्ड कंडीशन। अगर वो मेंटली और फिजिकली सिक है और अगर वो हैंडीकैप्ड है, तो उसको कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा जो हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी अगर उसके आसपास के जो सोशल रिलेशनशिप है उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ता है, उससे भी उसको गलत संगत है या गलत इन्वायरमेंट है, उसके जो आसपास के जो सोशली कल्चर है वो उसी टाइप का है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया। अगर वो कुछ टेलीविज़न पे या मास कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ देखता है या ऐसा कुछ सुनता है जिसके कारण वो उस टाइप से ही बिहेव करने लगता है, तो उससे भी उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो थे उसके कॉजेज़। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर, तो एज यू ऑल नो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की और नेचर की। तो दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है, इसको क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ एज एंड सेकेंड वन इज़ नेचर। तो एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स किस किस में एज ग्रुप में होते हैं। इन्फेंसी में अलग होते हैं, चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग अलग हमने कैटेगराइज किया है, और एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग कैटेगराइज किया है। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में हमने उसको अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज किया है। जैसे कि नेचर हम देखते हैं तो उसको हमने मूवमेंट्स में दिया है, हैबिट के अकॉर्डिंग दिया है, टॉयलेटिंग के अकॉर्डिंग दिया है, उसकी स्पीच मतलब बोलने के अकॉर्डिंग दिया है, स्कूलिंग पे दिया है, और स्लीप और ईटिंग पैटर्न। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने उसको नेचर में डिवाइड किया है और एज के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी की। तो इन्फेंसी में उसको क्या क्या सोशल बिहेवियरल्स हो सकते हैं, जैसे कि इम्पेयर्ड एपेटाइट और रेजिस्टेंस टू फीडिंग। बच्चा क्या करता है कि उसको भूख नहीं लगती है, उसकी जो एपेटाइट है और जो हंगर है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और वो बार बार फीडिंग वही करता है, उससे उसका पेट भरता रहता है। तो वो चीज़ उसको हो सकती है, वो उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक दूसरा होता है एब्डोमिनल कॉलिक, यानी उसको एब्डोमिनल पेन होता है या इस टाइप का कोई कॉलिक प्रेजेंट होता है, वो उसको इन्फेंसी में हो सकता है। तीसरा उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी हो सकती है, कोई भी अनजान लोगों को अगर वो देखता है तो उसको घबराहट और डर उसके अंदर हो सकती है। तो ये तो थे इन्फेंसी के कुछ सोशल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड। जब वो बच्चा चाइल्डहुड में आ जाता है तो उसको क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उसको क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको सबसे पहला हो सकता है टेम्पर टेंट्रम, दूसरा उसको हो सकता है होल्डिंग स्पेल, तीसरा थंब सकिंग, चौथा नील बाइटिंग हो सकता है उसको, और फिर उसको एन्यूरेसिस हो सकता है जिसको कि हम बेड वेटिंग भी बोलते हैं, फिर उसको इकोप्रेसिस हो सकता है, फिर उसको हम पाइका और जियोफेजिया भी बोलते हैं, वो हो सकता है। उसके बाद उसको टिक्स और हैबिट स्पाज्म भी हो सकता है।
स्कूल फोबिया हमको उसमें देखने को मिलता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी उसमें देखने को मिलता है। और इसके बाद कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर हो सकती है, यानी कुछ बोलने में उसको वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि स्टर्निंग और स्टैमरिंग हो सकता है, कल्टरिंग उसको हो सकता है, डिलेड स्पीच, ये स्पीच प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर हो सकती है चाइल्डहुड में। और कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग और ब्रूशेस। तो ये सभी उसको चाइल्डहुड में, उसके एज के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड में उसको ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। अगर बच्चा जब एडोलेसेंस हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि मास्टरबेशन उसके अंदर हो सकता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा उसके अंदर हो सकता है। तो ये था एडोलेसेंस में उसको क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली कैटेगरी हमारी एज की थी। अब दूसरी कैटेगरी जो हमने उसको डिवाइड किया था उसमें था नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग हमने उसको उसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मूवमेंट्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स ऑफ मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। हेड बैंगिंग हो सकता है उसका, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स हो सकता है, टेम्पर टेंड्रम हो सकता है और टिक्स। तो ये तो हो सकते हैं उसको मूवमेंट्स की प्रॉब्लम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स ऑफ हैबिट। तो हैबिट्स में यानी उसको कुछ हैबिट्स हो सकती है, जैसे कि थंब सकिंग की हैबिट उसको हो सकती है, नेल बाइटिंग की हैबिट्स हो सकती है, पाइका हो सकता है उसको, और टोमेनिया उसको हो सकता है। तो ये कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स उसको हैबिट के प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसको स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो उसको सोमेनोब्लिज्म भी हो सकता है, उसको नाइट मैरेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे स्लीप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसको। इसके बाद कुछ उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, और बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, और पाइका हो सकता है। तो ये सब हमने बात करें कि कॉमन डिसऑर्डर्स क्या क्या बच्चों में हो सकते हैं बिहेवियरल के अकॉर्डिंग। ये सभी हमने बात करें उसको नेचर और उसके एज के अकॉर्डिंग क्या क्या उसके अंदर डिसऑर्डर्स प्रेजेंट्स हो सकते हैं। एज में हमने देखा इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, और नेचर के अंदर हमने देखा मूवमेंट, हैबिट, टॉयलेटिंग, स्पीच, स्कूल, स्लीप और ईटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ में ये क्लासीफाई था। ठीक है, तो ये था आपका जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। और अब हम वन बाय वन हमारे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम एक एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।